नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एआईएडीएमके के दोनों गुटों में विलय की कोशिश। चेन्नई में पार्टी विधायकों की आज बैठक। सुलह होने पर चुनाव चिन्ह वापस मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक। घाटी में शांति के सभी विकल्पों पर विचार। पैलेट गन से पहले प्लास्टिक बुलेट का होगा इस्तेमाल। फ्लाइट लेट करवाने वालों पर एयर इंडिया सख्त। 15 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ मामले के बाद फैसला। भारत नेपाल शिष्टमंडल स्तर की वार्ता आज। व्यापार, क्षेत्रीय संबंधों समेत मधेशी मुद्दों पर होगी चर्चा। आपसी हितों की मजबूती पर जोर। और कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया। सेना ने राजनयिक पहुंच देने से किया इनकार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक पहुंचे पाकिस्तान। भारत भी आएंगे। तमिलनाडु की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। एआईएडीएमके ने आज अपने सभी विधायकों की चेन्नई में बैठक बुलाई है। बैठक में शशिकला और पनीरसेल्वम खेमे के विलय पर बातचीत होने की उम्मीद है। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बीदुरई के बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत बीती रात हलचल भरी रही। टीटीवी दिनाकरन पर लगे आरोपों के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री के थंगामणि के आवास पर सोमवार देर रात करीब 1.5 घंटे मंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक पहले से तय नहीं थी। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में पार्टी के दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री डी जयकुमार ने कहा कि विलय को लेकर रूपरेखा तैयार करने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी 123 विधायक इस विलय के पक्ष में हैं। We are ready to whatever the talks actually between OPS and ours means we welcome. OPS opened, we are ready means we are also ready for that. Morning our Deputy Speaker Parliament clearly told that it's a welcome message. इधर एआईएडीएमके पार्टी के 25 मंत्रियों ने आपात बैठक कर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने विश्वास जताया था कि दिनाकरन विवाद के बाद पार्टी की एकजुटता को लेकर पहल की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने के मामले में फंसे एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है और मामले में कानूनी लड़ाई की बात कही है। इधर मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं डीएमके और पनीरसेल्वम गुट ने चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावे के बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक शख्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के साथ दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया है। उसके बयान के आधार पर एआईएडीएमके के नेता शशिकला के भतीजे और उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। The crime branch of Delhi police has arrested one Sukesh Chandrasekhar, who, as per information, had promised Shri TTV Dinakaran of AIADMK Sasikala faction that he would influence the election commission to obtain a favorable order for them in lieu of consideration of rupees 50 crores. टीटीवी दिनाकरन ने आरोपों को खारिज किया है और सुकेश चंद्रशेखर से कभी नहीं मिलने की बात कही है। Delhi police, I will legally face it. What is there? I will answer them, and I don't know anybody by this name. विपक्षी पार्टी डीएमके का कहना है कि इससे शशिकला गुट की हकीकत सामने आ गई है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। They are trying to bribe the election commission, which means they say that they have no majority. Somehow by some hook or crook, they want to capture the party. That is very explicit. And the election commission should also
investigated to the matter. इस बीच AIADMK के पनीरसेल्वम गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग में अपने समर्थन में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के हलफनामे दाखिल किए और दिनाकरन पर आरोपों को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया है। Mr. Dinakaran has sought for time. Now it shows that only for these type of bribery attitudes or attempt against the law, he sought for time. Has involved in such an activities, which is shameful thing to the democracy. AIADMK महासचिव जय जयललिता के निधन के बाद पार्टी शशिकला नटराजन और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में दो खेमों में बंट गई है। दोनों गुट दो पत्तियों वाले पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। RK नगर उपचुनाव से पहले आयोग ने इस निशान को जब्त कर लिया है। आचार संहिता के उल्लंघन के चलते RK नगर उपचुनाव रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सरकार ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच पुलिस ने सेना और BSF के जवानों पर FIR दर्ज की है। सरकार ने कहा है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। कश्मीर के कई जिलों में सोमवार को छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाए। ये छात्र पुलवामा के कॉलेज में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विरोध कर रहे थे। छात्रों ने रैलियां निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रदर्शन को देखते हुए घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। Our central government as well as state government, they are doing their best to control the situation, and we shall be able to do it. Our police is brave police, our security forces they are brave people, and we shall definitely be able to deal with this. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और BSF के अज्ञात जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक प्रदर्शनकारी को जीप से बांधने के आरोप में सैन्य कर्मियों पर FIR दर्ज की गई। वहीं शनिवार को श्रीनगर के बाटमालू इलाके में फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में BSF जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि दोनों FIR में किसी को नामजद नहीं किया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि PDP BJP सरकार में हालात खराब होते जा रहे हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन हालात में भी महबूबा मुफ्ती कुर्सी को पकड़े रखे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। लोगों ने इनको बीजेपी को आउट रखने के लिए वोट दिया, बाद में जाके उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया। ये लोगों के जहन में उतरा नहीं, इतना डीपली हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो अभी सूरत हाल है वो उसी की वजह से। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को संयम बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने बीते दिनों हुई घटनाओं पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में गृह मंत्रालय की कल अहम बैठक हुई। इस दौरान उन सभी विकल्पों पर विचार विमर्श हुआ जिससे घाटी के हालात फिर सुधर सके। इस बीच खबर है कि कश्मीर का दौरा करने वाले BJP दल ने भी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। घाटी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद कश्मीर के हालात की समीक्षा की गई। बैठक में सभी पक्षों के बीच शांति वार्ता करने समेत अन्य विकल्प अपनाने पर विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने गृह मंत्री को हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सरकार किसी भी गुट से संविधान के दायरे में बातचीत के लिए पहले से ही तैयार है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या ऐसे किसी अलगाववादी गुट से बातचीत करना सार्थक विकल्प होगा जो प्रदर्शनकारियों के गुटों पर किसी तरह का प्रभाव रखता हो। इस बीच खबर है कि बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की अगुवाई वाले दल ने घाटी के मौजूदा हालात से निपटने से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पीटीआई के मुताबिक रिपोर्ट में सरकार से बहुपक्षीय बातचीत शुरू करने और मानवाधिकारों में सुधार की सिफारिश की गई है। सरकार में रिपोर्ट को लेकर चर्चा होना अभी बाकी है। पिछले साल इस दल ने अलगाववादी गुटों से बातचीत के विकल्पों की संभावनाएं तलाशने के लिए घाटी का 2 बार दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने और मुठभेड़ के वक्त भीड़ को काबू में करने के लिए सेना के जवान प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से घाटी में हजारों की संख्या में प्लास्टिक बुलेट भेजी जा चुकी हैं। सुरक्षा बलों को आदेश दिया गया है कि भीड़ को काबू में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी विकल्प हो। केंद्र सरकार ने इस बारे में पिछले हफ्ते संकेत भी दिया था। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो जल्द ही एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल शुरू करने वाली है और इसे पैलेट गन से पहले इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्लास्टिक बुलेट शरीर में नहीं घुसती हैं और इससे इंसास राइफल से भी चलाया जा सकता है। सांसद रविंद्र गायकवाड़ मामले के बाद सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने हुड़दंगी यात्रियों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। ऐसे यात्रियों पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए नियम के मुताबिक एयर इंडिया फ्लाइट को 1 घंटा लेट करवाने पर 5 लाख फाइन के साथ आपराधिक कार्रवाई भी होगी। वहीं 1 से 2 घंटे की देरी पर 10 लाख और 2 घंटे से ज्यादा देर करने पर 15 लाख के फाइन को वसूला जाएगा। पिछले कुछ साल में यात्रियों के जरिए एयर इंडिया के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए ऐसे यात्रियों पर लगाम लगाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना बना रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अब तक ऐसी 4 लाख कंपनियों को विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 का आयकर रिटर्न नहीं भरा है। करीब 1 महीने से आयकर विभाग ऐसी कंपनियों को नोटिस भेज रहा है। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हालांकि विभाग ने इन कंपनियों को अभी एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है। अगर 30 दिनों में इन कंपनियों ने पुराने सभी रिटर्न फाइल नहीं किए तो विभाग इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है। कंपनी मामलों के मंत्रालय की ऐसी कंपनियों के नाम सार्वजनिक करने की भी योजना है। साथ ही आरबीआई और अन्य बैंकों को भी इन कंपनियों के नाम, डायरेक्टर्स के नाम और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारी भेजी जाएगी। कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र पर जानबूझकर मतदान के समय पर्ची निकलने की व्यवस्था में देरी करने का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के केंद्र से अपील का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आयोग को 3000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मुहैया कराए ताकि भविष्य के चुनाव के लिए पर्ची निकलने की सुविधा वाली मशीनें खरीद सकते। उन्होंने कहा कि जब तक सभी मशीनों में वीवीपीएटी का इस्तेमाल नहीं होता तब तक बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। उच्चतम न्यायालय कहता है कि ईवीएम तब माकूल, प्रभावशाली और सही होंगे जब उनके साथ पेपर ट्रेल हो। पेपर ट्रेल आज आपके 58,000 ईवीएम्स के साथ है, उसमें से 15.5 लाख के पास है ही नहीं, 16 लाख है टोटल ईवीएम। 150 वर्ष लगेंगे, आप रुपये दे नहीं रहे हैं। 3000 करोड़ चाहिए 2019 के इलेक्शन को और उसमें कहा है चुनाव आयोग ने कि आज चाहिए। तो जब तक आप वो नहीं कर सकते, आप असमक्ष हैं, असमर्थ हैं, असक्षम हैं, तो आप पेपर बैलेट क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में सभी वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। निगम चुनाव में जीत दर्ज होने पर जनता पर निगम कर का कोई बोझ नहीं डालने का वादा किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसके लिए नए कर लगाए बिना 5200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की योजना है। नगर निगम में अलग से शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग स्थापित करने का भी चुनावी वादा किया गया है। साथ ही 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 2 साल में सभी सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का भी वादा किया है। लोगों तक सर्विस पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात भी कही गई है। इस बार एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने 3 घोषणा पत्र जारी करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज दूसरा घोषणा पत्र जारी होगा। हमारे जो रेडी पटरी वाले हैं, ये रेडी पटरी वाले 500 रुपए से 1000 रुपया प्रतिदिन रिश्वत ये लोग कॉर्पोरेशन के और पुलिस के लोगों को देते हैं जब जाकर के रेडी पटरी लगती है। अगर इनको हर महीने का 1000 लाइसेंस फीस लेकर के परमानेंट लाइसेंस इनको दे दिया जाए, ये खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी 1000 रुपया देंगे। और खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। लामायूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता अमोल पालेकर की याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC से जवाब मांगा है। पालेकर ने बोर्ड के जरिए फिल्मों की प्री सेंसरशिप को चुनौती दी है। उन्होंने सेंसरशिप पर सवाल उठाते हुए फिल्म की सेंसरशिप के लिए गाइडलाइंस में बदलाव की बात कही है। अभिनेता अमोल पालेकर ने अदालत के सामने दलील दी है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में फिल्मों की प्री सेंसरशिप के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव होना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और CBFC से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह का एम्बी वैली प्रॉपर्टी बेचने का आदेश दिया है। इसकी कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए है। समूह की ओर से 5,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी को 48 घंटे के भीतर प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकारियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर उसका आदेश नहीं माना गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शीर्ष अदालत ने 28 अप्रैल को सुब्रत रॉय को पेश होने को कहा है। फरवरी में कोर्ट ने एम्बी वैली को जब्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा को निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। राजधानी दिल्ली में आज ऐप पर आधारित टैक्सियां हड़ताल पर हैं। कम किराए के विरोध में की गई इस हड़ताल में दूसरी टैक्सियां भी शामिल हैं। सड़कों पर टैक्सियां उपलब्ध नहीं होने की वजह से मुसाफिरों को गर्मी में खासी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले ओला उबर के ड्राइवरों ने फरवरी में 13 दिन तक हड़ताल की थी। पिछली बार हड़ताल के वक्त दिल्ली में काली पीली टैक्सी चल रही थी। इस वजह से यात्रियों को थोड़ी राहत थी। ड्राइवरों की शिकायत है कि किराया बढ़ोतरी के मामले में उनकी शिकायत ना तो कैब कंपनियां सुन रही हैं, ना ही दिल्ली सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। हड़ताल करने वाले ड्राइवरों की मजनू का टीला से सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की भी योजना है। मार्च में थोक महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है और यह फरवरी के 6.55% से घटकर 5.70% पर आ गई है। हालांकि मार्च में खाने पीने की महंगाई में इजाफा हुआ है। मार्च में चीजों की थोक महंगाई 2.69 से बढ़कर 3.12% रही है। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई घटकर 2.99% रही है। वहीं महीने दर महीने आधार पर फ्यूल पावर की महंगाई दर 21.02% से घटकर 18.16% हो गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि विविधता में एकता ही भारत की ताकत है। इसे हर हाल में बरकरार रखना होगा। बिहार के पटना में कल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि एक तिरंगा और संविधान के दायरे में काम करना हमारी खूबी है।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश को एकजुट रखने के लिए सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता जैसे विचारों के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह ने पूरे विश्व को बताया कि शासन के अत्याचार का मुकाबला सत्य और अहिंसा के जरिए भी किया जा सकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश में शिक्षा बजट का आवंटन बढ़ाने और प्राथमिक शिक्षा पर खास ध्यान देने पर जोर दिया है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा और शोध में निवेश बढ़ाए बिना दुनिया में भारत की रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में शिक्षा बजट का आवंटन दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहद कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टालते हैं, जो सही नहीं है। Allocation both at the central government level and at the state level to education is abysmally low and is not targeted to achieving higher quantitative and qualitative results. It is unfortunate, but our public opinion is not willing to address this problem. उपराष्ट्रपति ने देश में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में योग्य लोगों को विदेश जैसा सम्मान मिलना जरूरी है। My thinking is that we made one fundamental mistake. We separated research from teaching. You see, the two are not separable. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बदलते वक्त के मद्देनजर शिक्षा को तकनीक और कौशल विकास के साथ जोड़ने की भी पुरजोर वकालत की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सामने कुछ दिनों पहले ही पुरजोर तरीके से राजनयिक पहुंच की मांग रखी थी। सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने साफ किया कि जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह जाधव तक पहुंचने की भारत की 14वीं कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। हालांकि भारतीय अधिकारियों को इस बारे में पाकिस्तान की ओर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। जाधव को पिछले हफ्ते कथित जासूसी के मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसे लेकर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर जाधव को फांसी हुई तो ये पूर्व नियोजित हत्या होगी और इसके चलते द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत और नेपाल के बीच आज शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत दौरे पर आई नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं से मिलेंगी। इस दौरान विकास, व्यापार, क्षेत्रीय संबंधों के अलावा मधेसी मामलों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति भंडारी नेपाल में 14 मई को होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारत से सहयोग की अपील कर सकती हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज उनके सम्मान में भोज देंगे। नेपाली राष्ट्रपति गुजरात और ओडिशा का भी दौरा करेंगी और द्वारका, सोमनाथ और पुरी के मंदिर जाएंगी। विद्यादेवी भंडारी कल से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आई हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती देना है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर आज दिल्ली में भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिल सकते हैं। इस दौरान रक्षा, दक्षिण एशिया के लिए नए अमेरिकी राष्ट्रपति की नीति, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ट्रंप सरकार के गठन के बाद अमेरिकी NSA की ये पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले मैकमास्टर ने रविवार को अफगानिस्तान के बाद अचानक सोमवार को पाकिस्तान का दौरा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को छद्म युद्ध छेड़ने के खिलाफ आगाह किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने कहा कि पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। और अब बात खास शख्सियत की। कभी क्रूर सास तो कभी सख्त मां का किरदार जीवंत करने वाली अभिनेत्री ललिता पवार की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। तकरीबन 600 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। ललिता पवार ने श्री 420, 9-2-11, सुजाता, हम दोनों, प्रोफेसर, 100 दिन सास के, मिस्टर एंड मिसेज जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने ललिता पवार की प्रतिभा को नई दिशा दी। उन्होंने फिल्म अनाड़ी में ललिता को ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल मिसेस डिसूजा की भूमिका दी। इस किरदार ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया।
रामानंद सागर ने धार्मिक सीरियल रामायण बनाया तो इसमें मंथरा दासी की भूमिका के लिए ललिता पवार को चुना। कैंसर की वजह से 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। एआईएडीएमके के दोनों गुटों में विलय की कोशिश। चेन्नई में पार्टी विधायकों की आज बैठक। सुलह होने पर चुनाव चिन्ह वापस मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक। घाटी में शांति के सभी विकल्पों पर विचार। पैलेट गन से पहले प्लास्टिक बुलेट का होगा इस्तेमाल। फ्लाइट लेट करवाने वालों पर एयर इंडिया सख्त। 15 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना। शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ मामले के बाद फैसला। भारत नेपाल शिष्टमंडल स्तर की वार्ता आज। व्यापार, क्षेत्रीय संबंधों समेत मधेशी मुद्दे पर होगी चर्चा। आपसी हितों की मजबूती पर जोर। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया। सेना ने राजनयिक पहुंच देने से किया इनकार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक पहुंचे पाकिस्तान, भारत नहीं आएंगे। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।